सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी के लिए लेके आए हैं आज हम आप सभी के लिए यूपी पॉलिटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो वैसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है वो क्वेश्चंस आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम आप सभी को बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से कि आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस मेथड से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ सके। ठीक है, तो हम आज आप सभी को बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो उस डाउट को पूछने के लिए आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए आज हम लेके आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, उनके सबके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने सहपाठियों तक, जितने भी बच्चे आपके आस पड़ोस के, आपके क्लास के को भी, जो भी बच्चे आपके सहपाठी हो, आपके यार दोस्त हों, जितने भी बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, ये सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें हम एक महत्वपूर्ण सूचना कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो कितने तारीख से है, 5 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कितने तारीख से, 5 जून से। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा समय नहीं है, 4 से 5 दिन का समय आपको है, उसी में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ ही जाए, तो ये क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, 2 ही 3 दिन में आप पढ़ेंगे तो अभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन 5 किलोग्राम एक पिंड, क्या 5 किलोग्राम का एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। यदि उस पर 10 सेकंड तक 100 न्यूटन का बल पिंड के वेग की ही दिशा में लगाया जाए तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा। यानी कि पूछा क्वेश्चन कि अगर 5 किलोग्राम का कोई एक पिंड है वो 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, किसके 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। यदि उस पर 10 सेकंड यानी कि 10 सेकंड तक 100 न्यूटन का बल पिंड के वेग की वेग की ही दिशा में लगाया जाए तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा। तो यहाँ बताना हमें वेग बताना है। ठीक है, तो पिंड का वेग क्या हो जाएगा, तो पिंड का जो द्रव्यमान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी कि वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी जो दिया है द्रव्यमान, क्या दिया हुआ है, जो द्रव्यमान दिया हुआ है हमारा, द्रव्यमान मास जो दिया हुआ है, द्रव्यमान जो दिया हुआ है हमारा कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम। क्या जो हमारा द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान हमारा जो मास दिया हुआ है, पिंड का जो द्रव्यमान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान हमारा 5 किलोग्राम दिया हुआ है। उसके बाद प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है, यू बराबर क्या दिया हुआ है हमें, यू बराबर दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी यानी वेग दिया हुआ है। उसके बाद कहा है समय टी आपका दिया हुआ है 10 सेकंड। कितना समय दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ। कितना समय, 10 सेकंड। इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन हिंदी में दिया हुआ, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड कहा है। उसके बाद बल दिया हुआ है हमारा, बल यानी कि फोर्स दिया हुआ है हमारा कितना, 100 न्यूटन। कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन दिया हुआ है।
ठीक है। तो सारा दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग नहीं, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, संवेग पहले निकाल लेंगे तो द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग हो जाएगा। प्रारंभिक वेग, तो द्रव्यमान हमारा कितना था 5 किलोग्राम और प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था, तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा प्रारंभिक संवेग हो जाएगा। अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग जो हो जाएगा, अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5b, यानी कि 5b यानी कि वेग हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे, तो संवेग में परिवर्तन की दर जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर जो निकालेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर, क्या परिवर्तन की दर जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा 5v माइनस 100/10, तो क्या हो जाएगा, ये समय हो गया, वेग में परिवर्तन की दर बटे समय, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या हो गया 5 से 100 हो गया, तो 5v माइनस 100 हो जाएगा। उसके बाद न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, यानी कि सेकंड लॉ मतलब द्वितीय नियम से, सेकंड लॉ द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 100 बराबर 5b माइनस 100/10, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया 5b माइनस 100 बराबर 100 गुणे 10 यानी कि 1000 हुआ। अब 1000 इधर ये 100 प्लस में माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5b बराबर क्या हो जाएगा 1100 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो गया, b बराबर हमारा क्या हो गया, b बराबर हो गया, अगर 1100 में 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220 हो जाएगा, 220 मीटर प्रति सेकेंड। तो जो वेग आ जाएगा क्या आएगा, जो वेग आएगा, क्या पूछा था कि पिंड का वेग क्या हो जाएगा, तो वेग कितना हो जाएगा 220 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 220 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी जो है 220 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वेलोसिटी उसकी। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुरक्षित रहता है, यानी कि व्हाट इज द सेफ इन अ कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, यानी कि दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुरक्षित रहता है, केवल गतिज ऊर्जा यानी कि ओनली काइनेटिक एनर्जी, या केवल संवेग यानी कि लाइनियर मोर ओनली, ठीक है। उसके बाद कहा है रेखीय ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड लाइनियर मोमेंटम। उसके बाद गतिज ऊर्जा तथा कोणीय संवेग दोनों, यानी कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा है दो पिंडों की पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में क्या सुरक्षित रहता है, तो पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में सुरक्षित रहता है गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग, क्या गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड लाइनियर मोमेंटम दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणीय संवेग का मात्रक है, यानी कि द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, यानी कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दो बार आ गया ना, यहाँ हो जाएगा किलोग्राम, यहाँ मीटर स्क्वायर है,
यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा या जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है वो जूल सेकंड होता है। क्या होता है? जूल सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल सेकंड। कोणीय संवेग का मात्रक जूल सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप लोग उस डाउट को कमेंट में ज़रूर पूछिए कि इस क्वेश्चन में ये डाउट है। वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, दोबारा से वो क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है? ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज, यानी कि बर्फ़ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर घर्षण बल कम होता है, फ्रिक्शन फोर्स लो होता है, या घर्षण बल अधिक लगता है, बर्फ़ पिघल जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ़ पर चलना मुश्किल क्यों होता है? तो बर्फ़ पर चलना घर्षण बल कम होता है, इसलिए बर्फ़ पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्फ़ पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि इस पर घर्षण बल कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, घर्षण बल कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू किसके होता है? 1 किलोवाट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 100 वाट के, 100 जूल के, 1000 वाट के, या 1000 जूल के। ठीक है, तो जो हमारा 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट जो किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर? 1000 वाट के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 वाट। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्वात में स्वतंत्र रूप से, क्या निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही सभी वस्तुओं में होता है एक एक समान। ऑल ऑब्जेक्ट फेलिंग फेयरली इन द वेकम हैव द सेम, यानी कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही सभी वस्तुओं में होता है एक एक समान चाल, त्वरण, वेग, बल, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स। तो निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में होता है क्या समान रहता है? तो निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु में समान होता है क्या? समान होता है उसमें त्वरण समान होता है। क्या समान होता है? त्वरण समान होता है, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो क्या है? त्वरण समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहेगी, आपको हमारी वॉइस जो है क्लियर आ रही होगी, और जितने भी क्वेश्चन हमने बताया है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना है, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत मतलब क्या होता है? मिरर, यानी कि दर्पण। क्या पूछा है? हजामत क्या किसको कहते हैं? दर्पण को कहते हैं, यानी कि मिरर को, यानी कि व्हिच मिरर इज यूज्ड इन शेविंग, मतलब हजरत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है किससे? उत्तल दर्पण का, या अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल और अवतल दोनों दर्पण का, यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो क्या होगा? हजरत बनाने के लिए किससे व्यवहार किया जाता है? तो हजरत यानी कि दर्पण बनाने के लिए अवतल दर्पण से व्यवहार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है मानव नेत्र, यानी कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि द पॉइंट
इन द ह्यूमन आई दैट इज़ नॉट एट ऑल सेंसिटिव टू लाइट इज कॉल्ड, यानी कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं, अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि अंध बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र अनुसार, यानी कि चित्र है, एक चित्र दिया गया है हमें, ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान होगा। चित्र क्या दिया हुआ है, चित्र ऐसे दिया गया है, ऐसे चित्र दिया गया है, हम चित्र बना रहे हैं आप सभी के लिए, चित्र बना रहे हैं, चित्र ऐसे दिया गया है। ठीक है, चित्र क्या है, ऐसे बनाया गया है, चित्र को ऐसे क्या किया गया है, बनाया गया है। इसमें कितने प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है, यानी कि ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। और ये क्या है, ए बी 2 है, इन्हीं के बीच क्या निकालना है, परिणामी प्रतिरोध का मान निकालना। तो ये फिगर आप सभी लोग बना लेंगे तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बीच क्या होगा, इसके बीच क्या होगा, हमें परिणामी निकालना है, परिणामी प्रतिरोध। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, मतलब ऊपर वाले भाग को पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद नीचे वाले भाग को। तो ऊपर वाले भाग को जो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, यानी कि दोनों को 3 3 6 हो जाएगा। अब ये 6 हो गया, फिर अब नीचे वाले भाग को, इसको, इस वाले भाग को, अब इस वाले, इसके नीचे वाले भाग को इसके ऊपर वाले भाग को जोड़े तो 6 आया। अब R2 हो जाएगा, R2 भी कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। अब इसे हम क्या हो गया, अब इस तरह ये बन जाएगा, किस तरह से बन जाएगा, ये हमारा किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा अब इस तरह से, एक इस तरह हो जाएगा, फिर एक इस तरह हो जाएगा, फिर एक नीचे से इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 हो गया, 6 ओम, ये 6 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया। अब क्या करेंगे, इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि 1/r इजकल टू 1/6 + 1/6 + 1/3 हो जाएगा। यहाँ से 6 हो जाएगा एलसीएम, 1 + 1 + 2, यानी कि 4/6 हो जाएगा, 4/6 यानी 3/2 हो गया। तो r बराबर जो आ गया 3/2 आ गया, यानी कि 1.5 आएगा। कितना आएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, r बराबर 3/2 यानी कि 1.5 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1.5 ओम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर रहती है, क्या, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब बनता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस द रिफ्लेक्शन इज फॉर्म्ड, यानी कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस की फोकस पर रहती है तो प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर ही, अनंत पर, फोकस एवं लेंस के बीच, फोकस एवं अनंत के बीच। तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस पर बनता है, अनंत पर बनता है। किस पर बनता है, अनंत पर बनता है। ठीक है, तो जो हमारा बनेगा प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत पर, एट इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कहाँ है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाले तथा स्रोतों से होने वाला, इन ऑर्डर टू हेयर द resonance clearly on who change the sound and one has to be from the listener, यानी कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देने के लिए ध्वनि का परिवर्तन वाले तथा स्रोतों से होता है। किसके स्रोत से होता है, कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर, कम से कम 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है, या अनंत पर, या एकदम स्रोत के निकट।
कब होता है, कहाँ होता है, उसका जो स्रोत होता है कहाँ होता है, किस स्रोत से होता है। तो जो होता है कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर होता है। क्या होता है, क्या होता है, जो ध्वनि का परिवर्तन होता है कितना होता है, कम से कम 16.5 मीटर की दूरी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16.5 मीटर की दूरी पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है। क्या, 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है, तो 10 मिनट में उससे उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका परिणाम कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर, यानी कि बी बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट। उसके बाद 5 एम्पियर धारा, आई बराबर दिया हुआ है 5 एम्पियर। 10 मिनट यानी कि 10 मिनट उससे ऊष्मा उत्पन्न का होने का परिणाम क्या हो जाएगा, यानी कि टी बराबर दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। तो इसे सेकेंड में बदल लेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 से गुणा करेंगे तो 600 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है हमें बी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो ऊष्मा डब्लू बराबर क्या हो जाता है, डब्लू बराबर होता है, डब्लू बराबर बी आई टी होता है, डब्लू बराबर बी आई टी होता है। तो डब्लू बराबर बी का मान दिया था 220, आई का मान 5 और टी का मान 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 1100 गुणे 600 हो जाएगा, यानी कि 66 गुणे 10 पावर 4 हो गया। अब जब इसे 6.6 कर देंगे, 6.6 गुणे 10 पावर 5 आ जाएगा, इतना जूल हमारा ऊष्मा जो है आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 6.6 गुणे 10 पावर 5 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऊष्मा आएगा 6.6 गुणे 10 पावर 5 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.6 गुणे 10 पावर 5 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विच अंडरगो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस, यानी कि निम्न में से कौन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरेगा, 2H3 या बेरियम गुजरेगा, या आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोरान दिया हुआ। ठीक है, तो और एक कैल्शियम दिया हुआ है। बोरान नहीं है, बेरियम दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्रोमियम दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है आपको 92U235 दिया हुआ। ठीक है, और इसमें दिया हुआ 36 दिया हुआ है, और ये KR92। तो ये इसमें पूछा है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से कि कौन सा गुजरेगा। तो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से जो गुजरेगा वो क्या रहेगा, 2He3, यानी कि 2 हीलियम जो रहेगा वो 2 हीलियम रहेगा उसमें। ठीक है, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में 2 हीलियम जो रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 हीलियम रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा इससे आती है, सूर्य की ऊर्जा किससे आती है, द एनर्जी ऑफ द सन कम्स फ्रॉम, नाभिकीय विखंडन से, हीलियम के हाइड्रोजन में बदलने से, या हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से, रेडियो सक्रियता से। तो सूर्य की ऊर्जा किससे आती है, तो सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से, हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने से क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्टिंग हाइड्रोजन टू हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन से के हीलियम में बदलने से क्या होता है, हमें सूर्य की ऊर्जा आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, नंगी आंख से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स कैन बी सीन विथ नेक्ड आई, यानी कि नंगी आंख से कितनी आंखें देखी जा सकती हैं? नंगी आंख से कितने ग्रह देखे जा सकते हैं? 7, 3, 8, 9। तो नंगी आंख से हम कितने ग्रह को देख सकते हैं? 3 ग्रह को। किसको? 3 ग्रह देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 ग्रह जो है उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि नेक्ड आई से क्या देख सकते हैं? 3 प्लैनेट। क्या प्लैनेट जो है, ग्रह जो हैं, 3 ग्रह को हम देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ग्रह को हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्या 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फीट पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो वस्तु कुल कितने समय तक हवा में रहेगी? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 96 फीट पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट रिमेन इन द एयर? यानी कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 96 फीट, कितना? 96 फीट के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो वस्तु कुल कितने समय में हवा में रहेगी? कितना समय हवा में रहेगी? तो क्या बताना है? दिया हुआ है हमें 96 फीट पर सेकंड दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ माइक्रो बराबर, 1 माइक्रो बराबर कितना दिया हुआ? 96 फीट पर सेकंड दिया हुआ। और जो हमारा बी का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 0 दिया हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो b बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना दिया हुआ है? हमें 0 दिया हुआ है। जो प्रारंभिक क्या है? एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इतना वेग से प्रक्षेपित की जाती है, तो वस्तु कुल कितने समय में हवा में रहेगा? तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग इतना है 96 फीट पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित की जाती है, फेंकी जाती है, तो हमारा प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा और अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग 96 माइनस जी टी, यानी कि कितना हो जाएगा? जी का मान कितना हो जाएगा? 10 गुणे टी का मान कितना दिया हुआ है हमें? टी का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ से? क्या करेंगे? तो 0 बराबर 0 बराबर बी का मान कितना दिया? 96 दिया था, माइनस जी टी, यानी कि कितना हो जाएगा? जी टी हो जाएगा 10 गुणे टी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अब हम इधर इसको, ये माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो टी बराबर 96/10 हो जाएगा। ठीक है, 96/10 हो जाएगा, या 10 लें, या आप लोग ले सकते हैं कितना? 9.8 भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? 9.8 भी ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी बराबर कितना आ गया? 3 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? टी बराबर 3 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो इसका समय आएगा, क्या आएगा? समय जो आ जाएगा कितना आएगा? 3 सेकेंड आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन, प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, या किनके द्वारा या किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वाज बिल्ट बाई। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर किनके द्वारा या किसके द्वारा निर्मित किया गया है? आइंस्टीन द्वारा, फर्मी द्वारा, बोहर द्वारा, या बेथे द्वारा? ठीक है, तो जो प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर है वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? फर्मी द्वारा। किसके द्वारा? फर्मी द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मी ने क्या किया है? प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन, एक नाभिकीय
कैरेक्टर में, क्या एक नाभिकीय कैरेक्टर में इसका संरक्षण होता है, मतलब किस चीज़ का संरक्षण होता है। इन ए न्यूक्लियर कैरेक्टर इट इज प्रोटेक्टेड, केवल ऊर्जा यानी कि एनर्जी ओनली, या केवल द्रव्यमान ओनली मास, केवल संवेग और ऊर्जा ओनली मोमेंटम एनर्जी, या द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग मास एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एक नाभिकीय कैरेक्टर में किसका संरक्षण होता है, तो नाभिकीय कैरेक्टर में द्रव्यमान, केवल द्रव्यमान का यानी ओनली मास का जो होता है क्या होता है, संरक्षण होता है। केवल द्रव्यमान का क्या होता है, संरक्षण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रव्यमान यानी ओनली मास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, यदि एक कांच का प्रिज्म में पानी में डुबोया जाता है, प्रिज्म कहाँ है क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, यदि एक कांच का प्रिज्म में पानी में डुबोया जाता है तब इसकी परिक्षेपण क्षमता, यानी कि इफ ए ग्लास इज इमर्स्ड इन ए प्रिज्म इन वाटर देन इज रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी, यानी कि पूछा है यदि एक कांच का प्रिज्म, एक कांच के प्रिज्म में पानी में डुबोया जाता है तब इसकी प्रक्षेपण क्षमता क्या हो जाती है, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या प्रिज्म अपना गुण खो बैठेगा। तो इसकी प्रक्षेपण क्षमता जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, इसकी प्रक्षेपण क्षमता हो जाती है, क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, इसकी प्रक्षेपण क्षमता क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल डिक्रीज, यानी कि घट जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, मान ले कि तनुकोण, यानी कि मान लेते हैं कि कोई तनुकोण है 60 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण को 3 डिग्री से, किसके 3 डिग्री से विचलित करता है, तब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। सपोज अ प्रिज्म विथ अ dilute एंगल ऑफ 6 डिग्री डिवाइड्स ए रे बाई 3 डिग्री देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज, यानी कि अपवर्तनांक क्या हो जाएगा उसका। कोई तनकोण है, उस 60 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण को 3 डिग्री से विचलित करता है, तब उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या बताना है हमें, तब अपवर्तनांक बताना है। तो अपवर्तनांक यानी कि डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा माइक्रो माइनस 1 इंटू ए होता है, ठीक है। तो माइक्रो बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा अपान ए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3/6 हो जाएगा, यानी कि 9/6 हो गया। 9/6 यानी कि 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.5 अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा अपवर्तनांक जो, वो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 यहाँ जब 9/6 से भाग करेंगे तो 6 का नम 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1.5 हो जाएगा। अपवर्तनांक जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक दोषपूर्ण नेत्र वाला एक व्यक्ति अपनी आंखों से 60 सेंटीमीटर से दूरी की वस्तुओं को देख नहीं सकता, इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति होगी, यानी कि ए पर्सन विथ ए डिफेक्टिव आई कैन नॉट सी, यानी कि देख नहीं सकता है ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु एट अ डिस्टेंस, दूरी पर 60 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस देयर आई, अपने आँख से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर देख नहीं सकता है। द पावर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता क्या यूज्ड इन दिस विल बी, यानी कि इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति या क्षमता कितनी होगी, ठीक है। तो क्या पूछा है, तो आँखों का दूरबिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। आँखों का जो दूरबिंदु होता है वो तो सबको पता है अनंत पर होता है। आँख का दूरबिंदु कहाँ होता है,
दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। तो जो लेंस का सूत्र हमारा होता है 1/b - 1/u = 1/f होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? b का मान हमें दिया हुआ है 1/-60 दिया हुआ है, और माइनस u का मान नहीं दिया हुआ है। u का मान अनंत है, अनंत है, इनफाइनाइट है, और f का मान हमें निकालना है। तो f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हमारा क्या आ गया? f बराबर -60 आ गया। f बराबर जो आया -60 सेंटीमीटर है। कितना आया? -60 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालेंगे? लेंस की क्षमता निकालेंगे। तो लेंस की क्षमता कैसे निकालेंगे? लेंस की क्षमता निकालते हैं। लेंस की क्षमता तो क्या हो जाएगा? -100/60 हो जाएगा। 100 क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था 100 हमें, सॉरी, लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में 100 हो जाता है। सेंटीमीटर में p बराबर 1/f होता है ना। ये मीटर के लिए है, लेकिन सेंटीमीटर में क्या हो जाता है? 100/f हो जाता है, क्योंकि लेंस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो -100/f कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ, तो 100/60 माइनस में बराबर क्या हो जाएगा? -1.66 डायोप्टर हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, -1.66 डायोप्टर इसकी लेंस की क्षमता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा 21 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था? आज आप सभी के लिए इस वीडियो में आप सभी के लिए 21 क्वेश्चन बताए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन हम 21 क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। और आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 5 जून से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय।